गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग। भूगोल की इस YouTube वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 11 में भूगोल, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसमें हमने 2 चैप्टर पहले कवर कर लिए हैं। और आज हम चैप्टर नंबर 3 जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसके कुछ टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चैप्टर है हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। जिस ग्रह पे आप रहते हैं, जिस पर जीवन है, पृथ्वी सौरमंडल का ऐसा ग्रह है जिस पर हम लोग रह रहे हैं, तो उसकी आंतरिक बनावट किस प्रकार की है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो बहुत से भूगोलवेत्ताओं ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है। आप लोगों ने पृथ्वी के जीवन की सारी दशाओं के बारे में जाना है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां, भूगर्भ घटनाएं होती हैं, उनके बारे में आप लोग ने प्रैक्टिकली देखा होगा। जैसे भूकंप की हम बात करते हैं, ज्वालामुखी की हम बात करते हैं, ये अन्य कहीं कहीं दरारें पड़ जाती हैं। ये प्रकार की घटनाएं हैं, ये पृथ्वी के धरातल में परिवर्तन लाती है। तो कुछ घटनाएं हैं जो पृथ्वी की आंतरिक परिवर्तन लाती हैं, बाहरी परिवर्तन लाती है। ठीक है, तो बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं ने इन घटनाओं के आधार पर या पृथ्वी के आंतरिक तत्वों को अध्ययन करने के बाद विभिन्न प्रकार के स्रोत बताए हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देते हैं। तो जितने भी स्रोत बताए हैं उनको दो रूपों में डिवाइड किया गया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत। तो मैं डिवाइड कर देता हूँ। ये जो स्रोत हमें जानकारी देते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी पृथ्वी किस प्रकार से अंदर से बनी हुई है, किस प्रकार के पदार्थों की है, वो हल्के पदार्थों की बनी है, बाहरी पदार्थों की बनी है, ठोस है या नहीं है, ये बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे। ठीक है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के यहाँ 2 स्रोत देखने को मिलते हैं जो बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं ने बताए हैं। हालांकि पृथ्वी की त्रिज्या है वो 6370 किलोमीटर मानी गई है, केवल त्रिज्या। मान लीजिए हमारा एक वृत्त है, तो त्रिज्या मध्य बिंदु से परिधि तक की दूरी होती है। और इतनी गहराई तक खोद करके, इतनी गहराई तक जाना किसी भी भूगोलवेत्ता या किसी भी इंसान के वश में नहीं है। ठीक है, इतनी अंदर तक खोद करके पहुंच पाना संभव नहीं हो पाता। तो विभिन्न तत्वों के आधार पर, पदार्थों के आधार पर भूगोलवेत्ताओं ने विभिन्न स्रोत बताए हैं, जिनमें सबसे पहला शामिल करते हैं जो पृथ्वी की जानकारी देते हैं। हम बात करते हैं प्रत्यक्ष स्रोत की, और नंबर 2 होता है अप्रत्यक्ष स्रोत। ठीक है जी, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत 2 ऐसे स्रोत हैं, मतलब 2 प्रकार के स्रोत हैं जो हमें पृथ्वी की आंतरिक जानकारी देते हैं, पृथ्वी की आंतरिक बनावट की जानकारी देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं प्रत्यक्ष स्रोत की और अप्रत्यक्ष स्रोत की। तो इनको आप एक बार महसूस कर लीजिएगा कि प्रत्यक्ष स्रोत वो होते हैं जिनको हम आंखों से देख करके महसूस करने का प्रयास करते हैं। थोड़ी विभिन्न तत्वों को हम आंखों से देख करके उनका हम अनुमान लगाते हैं, उनका हम विश्लेषण करते हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत वो होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो फिर भी अपने कुछ तथ्यों के आधार पर, कुछ विश्लेषणात्मक तरीकों के आधार पर, कुछ अपनी प्रक्रियाओं के आधार पर बताने का प्रयास करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो पहले इनको डिवाइड कर लेते हैं, आप एक बार देख लेंगे। सबसे पहले प्रत्यक्ष स्रोत में सम्मिलित किया गया है, प्रत्यक्ष स्रोत में सम्मिलित किया गया है खनन कार्य, खनन। और नंबर 2 सम्मिलित किया गया है पर्यवेक्षण परियोजनाएं, और नंबर 3 सम्मिलित किया गया है ज्वालामुखी उद्गार। ये कुछ ऐसे प्रत्यक्ष स्रोत हैं जो पृथ्वी की आंतरिक जानकारी देने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार हम अप्रत्यक्ष में डिवाइड कर लेते हैं। अप्रत्यक्ष में सम्मिलित किया गया है उल्काएं। उल्काओं के बारे में आपको बता दिया गया था। उल्काएं क्या होते हैं, या उल्कापिंड क्या होते हैं, जो क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े होते हैं। हमने चैप्टर नंबर 2 में हमने उनके बारे में जानकारी प्राप्त की है। ठीक है, अब दूसरा सम्मिलित किया गया है गुरुत्वाकर्षण बल। नंबर 3 सम्मिलित किया गया है चुंबकत्व। और उल्काएं हैं, गुरुत्वाकर्षण बल है, चुंबकत्व है और
सम्मिलित किया गया है नंबर 4 पर। भूकंप हैं। ये कुछ हमारे अप्रत्यक्ष स्रोत हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष है, कोई बार हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रत्यक्ष स्रोत के बारे में जो किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक जानकारी देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ से मैं रब कर देता हूँ प्रत्यक्ष स्रोत से बात का, और हम इसमें पढ़ेंगे फिर खनन। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं जी? खनन। प्रत्यक्ष स्रोत में हम पढ़ेंगे खनन। तो खनन आप जानते हैं पृथ्वी को धरातल से खोद करके विभिन्न तत्वों को, विभिन्न चट्टानों को निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। तो खनन प्रक्रिया एक ऐसा खनन प्रक्रिया ऐसा प्रत्यक्ष स्रोत है जो पृथ्वी की विभिन्न चट्टानों को धरातल के ऊपर की और धरातल के आंतरिक चट्टानों में उनको बाहर निकाल करके लाने की प्रक्रिया होती है। अब उन चट्टानों का हम देख करके, उन चट्टानों के तत्वों को देख करके, पदार्थों को देख करके हम यह लगाने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की हो सकती है। वो पदार्थ हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देते हैं। हालांकि खनन प्रक्रिया कभी काफी गहराई तक नहीं हो पाती है, क्योंकि खनन प्रक्रिया से 3 या 4 किलोमीटर गहरी 4 किलोमीटर गहरी ही खनन प्रक्रिया की जा सकती है। और सबसे ज्यादा खनन प्रक्रिया जो की गई है वो 3 से 4 किलोमीटर की गई है, जो अफ्रीका में सोने की खाने हैं। अफ्रीका के सोने की खाने हैं, जहां पर विश्व में सबसे अधिक खनन जो प्रक्रिया की गई, मैं खनन की बात कर रहा हूँ। खनन प्रक्रिया 3 से 4 किलोमीटर गहरी खनन प्रक्रिया, 3 से 4 किलोमीटर सोने की खाने हैं, खादान है, जहां से खनन प्रक्रिया की जाती है। पृथ्वी के अंदर पदार्थों को, सोने के साथ साथ अन्य पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे प्रत्यक्ष स्रोत हो सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर 3 किलोमीटर तक हमने पदार्थ निकाले तो हमें 3 किलोमीटर तक की जानकारी लगभग हमने प्राप्त अभी कर ली होती है खनन प्रक्रिया के माध्यम से। ठीक है, ये पॉइंट होता है, नोट कर लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे नंबर 2। खनन के बाद आता है, हमने बात की खनन के बाद हमने बात की थी नंबर 2 में, खनन के बाद बात की थी हमने नंबर 2 में परिवेधन परियोजना। परिवेधन परियोजना तो ये एक प्रकार की योजनाएं हैं जो विश्व में विभिन्न भूगोलवेत्ताओं, विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा चलाई जा रही हैं, और ये परियोजनाएं पृथ्वी की आंतरिक जानकारी को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान कर रही हैं। यानी इनके माध्यम से पूरे विश्व भर के वैज्ञानिक पृथ्वी की आंतरिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और परिवेधन परियोजनाएं होती क्या है? परिवेधन परियोजना होती है, परिवेधन का मतलब होता है पृथ्वी के अंदर छिद्र करना और उससे विभिन्न प्रकार की तत्वों की जानकारी प्राप्त करना, पृथ्वी की आंतरिक जानकारी प्राप्त करना। परियोजनाएं यानी उद्देश्य से चलाई गई योजनाएं होती हैं। तो परिवेधन परियोजनाएं वो होती हैं जो पृथ्वी के अंदर छिद्र कर करके पृथ्वी की आंतरिक जानकारी प्राप्त कराने वाली योजनाएं हैं, उनको परिवेधन परियोजनाएं कहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर छिद्र करते हैं। तो इनमें 2 प्रमुख परियोजनाएं चल रही हैं। एक तो हमारी है गहरे समुद्र की परियोजना, गहरे समुद्र की परिवेधन परियोजना, और नंबर 2 है समन्वित समुद्र की परिवेधन परियोजनाएं। ठीक है, तो ये परियोजनाएं क्या है? इनके माध्यम से ड्रिलिंग की जाती है पृथ्वी की धरातल में, या सागर का जो नितल होता है उसके फिर नीचे, सागर के नितल के भी नीचे परिवेधन किया जाता है, चित्र किया जाता है, और वहां से पृथ्वी की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो ये हमारे होती है प्रत्यक्ष स्रोत में इनको सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, आगे आज एक बात नोट करनी है, आज तक की सबसे गहरी परिवेधन परियोजना है, मतलब आज तक सबसे गहरा जो परिवेधन परियोजना के माध्यम से सबसे गहरा छिद्र जो किया गया है वो किया गया है आर्कटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर के नितल में। और कितना किया गया अभी? 12 किलोमीटर परिवेधन परियोजना, यानी 12 किलोमीटर परिवेधन किया गया है, छिद्र किया गया है परिवेधन परियोजनाओं के माध्यम से। ठीक है, और ये कहां पर है? कोला क्षेत्र में, आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र पड़ता है। कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर गहरा छिद्र बनाया गया है परिवेधन परियोजनाओं को क्रियान्वित करते हुए, जो पृथ्वी की आंतरिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं सारे वैज्ञानिक और सारे भूगोलवेत्ता। ठीक है, अब इसमें नंबर 3 सम्मिलित किया आ जाता है। इसमें आप जानते हैं नंबर 3 प्रत्यक्ष स्रोत में हमने सम्मिलित किया था ज्वालामुखी। नंबर 3 हमने सम्मिलित किया ज्वालामुखी उद्गार। ठीक है,
अब ज्वालामुखी क्या होते हैं आप जानते हैं, आपने भले ही अभी पढ़ा नहीं है इसके बारे में, शायद पिछले चैप्टर में पढ़ा हो या अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो ज्वालामुखी होते हैं पृथ्वी के धरातल पर विस्फोट होता है, उसके अंदर छिद्र होता है, उस छिद्र से पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के भूगर्भ से, पृथ्वी के आंतरिक भाग से विभिन्न प्रकार के राख खंड या शिलाखंड या धूल के कण या जो लावा या पृथ्वी का तरल मैग्मा होता है वो लावा बन करके बाहर निकलता है। यानी आप समझ लीजिए ये हमारा ज्वालामुखी से विभिन्न प्रकार के लावा, यहाँ से अंदर से लावा निकल करके आ रहा है। तो इस लावे का हम निरीक्षण करके, क्योंकि देख पा रहे हैं इसलिए प्रत्यक्ष स्रोत में रखा है, तो इस लावे को देख करके, पृथ्वी के लावे को देख करके, इसके तापमान को देख करके, इसके पदार्थों को देख करके हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी क्या होता है, प्रत्यक्ष स्रोत होता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष स्रोत में हमने पढ़ लिया है, खनन प्रक्रिया पढ़ ली है, परिवेदन परियोजनाएं पढ़ ली है और ज्वालामुखी उद्गार हमने पढ़ लिया है। इसके बारे में आपको हाईलाइट्स कर लेना है। आगे में पॉइंट्स बन नहीं आता है तो इसके क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, मतलब कमेंट्स आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि ऐसे स्रोत हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हम उसके माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और इसमें हमने सम्मिलित किया था सबसे पहले उल्काएं, उल्कापिंड की हम बात करते हैं। तो उल्काएं वास्तव में हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं, हम केवल इसका विश्लेषणात्मक अध्ययन कर पाते हैं। उल्काएं क्या होती हैं, क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो उल्का जिस पदार्थ की बनी है, पृथ्वी भी उसी पदार्थ की बनी है। जब पृथ्वी पर उल्का गिरते हैं तो उल्काओं का क्या होता है, उसके पदार्थ का, उसके आंतरिक भागों का, उसके पदार्थ का अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण के बाद हम पृथ्वी की हूबहू संरचना की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ये माना जाता है कि जिस पदार्थ की पृथ्वी बनी है उसी पदार्थ से, उसी से मिलते जुलते पदार्थ के हमारे उल्कापिंड बने हैं। ठीक है, जब उल्का होगा तो हम उसके विश्लेषण की बात करेंगे। विश्लेषण होगा तो वो हमारे क्या करेगा, अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देगा। ठीक है, तो उल्का के बारे में हमने बात अभी कर ली। आगे आता है नंबर 2 में हमने बात की थी गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब क्या होता है, किसी पिंड द्वारा अपने गुरुत्व की ओर जो बल लगता है, बाहरी दिशा से, बाहरी आवरण से, बाहरी कक्षा से गुरुत्व की ओर यानी केंद्र की ओर जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं, हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं किसी भी पिंड का। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी का भी अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल है और पृथ्वी किसी भी पदार्थ को अपनी गुरुत्व की ओर खींचने का प्रयास करती है, उसको खींचती है। ठीक है, वो अपनी कक्षा से बाहर उसको जाने नहीं देती है। तो ये तो गुरुत्वाकर्षण बल की बात होगी पृथ्वी की। लेकिन ये किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देता है आप समझ लीजिएगा। आप जानते हैं, आपने महसूस भी किया होगा, आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी के जो ध्रुव हैं, ये ध्रुव हैं, ध्रुव बना रहा हूं मैं, पृथ्वी के ध्रुव पर यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मान सबसे अधिक होता है और विषुवत रेखा के समीप क्या है, विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल पदार्थ के द्रव्यमान के समान चलता है, यानी कि मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल को किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान प्रभावित करता है। तो सिंपल सी बात है, जहां जहां हमारा गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर ज्यादा महसूस हो रहा है तो हो सकता है वहां ऐसे पदार्थ हो जो गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से विभिन्न अधिक द्रव्यमान वाले हों और पृथ्वी पदार्थ को अपना आकर्षण करने का प्रयास करते हों। हो सकता है कि पृथ्वी के विषुवत रेखा वाले भागों में ऐसे पदार्थ हों जिनका द्रव्यमान कम हो और उनका गुरुत्वाकर्षण बल कम हो, क्योंकि आप जानते हैं पृथ्वी विभिन्न पदार्थों की बनी हुई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी की पूरी सतह पर, धरातल पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान समान नहीं होता। ठीक है, समान नहीं होता। विभिन्न पदार्थों की असमानताओं के कारण ऐसा होता है, विभिन्न पदार्थों के द्रव्यमान की असमानताओं के कारण ऐसा होता है। तो इसे इस प्रकार से हम महसूस कर सकते हैं कि हमारे पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है किस प्रकार की हो सकती है। एक बात यहाँ पर बात करते हैं, पृथ्वी पर विभिन्न असमान द्रव्यमान के कारण विभिन्न भागों पर गुरुत्वाकर्षण बल में होने वाली विसंगति या होने वाले परिवर्तन को गुरुत्व विसंगति कहते हैं। इस बात ध्यान रखेंगे, दोबारा सुन लीजिए, मैं पॉइंट बन जाता है गुरुत्व विसंगति। गुरुत्व विसंगति एक पॉइंट बनता है, तो इसका मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी पे, अब अभी मैंने आपको हाईलाइट्स भी कर दिया, आपके माइंड में आपको आ गया होगा, एक्सप्लेन कर दिया गया है कि पृथ्वी के प्रत्येक भाग पर गुरुत्वाकर्षण बल समान नहीं होता।
तो उसी के आधार पर हमारे गुरुत्व विसंगति एक टॉपिक बन जाता है, एक क्वेश्चनेबल पॉइंट बन जाता है कि गुरुत्व विसंगति क्या होती है। तो अभी मैंने बताया था कि गुरुत्व विसंगति क्या होती है, पृथ्वी के धरातल पर असमान द्रव्यमान वाले पदार्थों के कारण होने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, गुरुत्व विसंगति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आप हाईलाइट कर लीजिएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल हुआ हमारे अप्रत्यक्ष स्रोत जो पृथ्वी की आंतरिक जानकारी देने का प्रयास करता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल को आप देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसलिए हमने अप्रत्यक्ष में रखा। अब बात करते हैं नंबर 3 हमारा आता है इसमें। नंबर 3 आता है, मैंने बताया था आपको, चुंबकत्व। चुंबकत्व क्या है, एक प्रकार का गुण है विभिन्न पदार्थों का जो चुंबक की भांति प्रक्रिया, जो चुंबक की भांति हमारी क्या कहते हैं, चुंबक की भांति क्रियाएं करता है, उसे हम चुंबकत्व कहते हैं। एक पदार्थ को खींचने का, एक पदार्थ को विपरीत प्रत्याकर्षण करना, आकर्षण करना चुंबकत्व का एक गुण होता है। तो आप जानते हैं, आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर जो चुंबकत्व है वो सभी जगह समान नहीं होता। यानी ये चुंबकत्व जो है विभिन्न पदार्थ अपने पदार्थ की प्रकृति को प्रभावित करता है, पदार्थ की प्रकृति को परिभाषित भी करता है। तो इस चुंबकत्व के कारण, चुंबकत्व जो हमारा एक बल होगा, इसके माध्यम से पता लगा सकते हैं, इस माध्यम से ये साबित करने का प्रयास कर सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर किन किन पदार्थों की अधिकता है, किस प्रकार के पदार्थ पृथ्वी के अंदर पाए गए होंगे, पृथ्वी के अंदर इस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये हमारी पृथ्वी की जानकारी का अप्रत्यक्ष स्रोत में आता है नंबर 3 चुंबकत्व। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ चुंबकत्व अलग है, यहाँ के पदार्थों का चुंबकत्व अलग है, यहाँ के पदार्थों का चुंबकत्व अलग है, तो पदार्थों की प्रकृति अलग होगी तो इनका चुंबकत्व अलग होगा। तो यहाँ बात कर लेते हैं इसलिए चुंबकत्व के रूप में। अब हम बात करते हैं नंबर 4, इसमें आता है, नंबर 4 में आता है अप्रत्यक्ष स्रोत में भूकंप। ठीक है, भूकंप आता है, तो अब भूकंप को हम विस्तार से थोड़ा समझेंगे, तो मैं इसको इसमें रब कर देता हूं। ठीक है, भूकंप हम पढ़ेंगे इसमें अप्रत्यक्ष स्रोत में। ठीक, आप जानते हैं भूकंप क्या होता है। तो भूकंप का आप अपने छोटी क्लासों में परिभाषाएं पढ़ी होंगी। भूकंप क्या होता है, पृथ्वी धरातल का अचानक से कंपनित होना या कांप उठना भूकंप कहलाता है। भू जन आपने इसका संधि विच्छेद करके पढ़ा होगा, भू जमा कंप, भू मानी पृथ्वी और कंप मानी कंप। ठीक है, तो ये बिल्कुल बात सही है कि पृथ्वी का अचानक से कांप उठना भूकंप कहलाता है। अब भूकंप के बारे में आप जानते हैं, लेकिन अब यह क्वेश्चन ये उठता है कि भूकंप आता क्यों है या पृथ्वी की धरातल में कंपन होता क्यों है। मैं यहाँ क्वेश्चन आ लेता हूँ, धरातल में कंपन क्यों होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा मेरी बात का ध्यान देना होगा। देखिए, पृथ्वी जो हमारी पृथ्वी है, आप देखते हैं अब हमारी पृथ्वी जो है विभिन्न परतों की, विभिन्न प्लेटों की आपस में मिलकर के बनी हुई है। पृथ्वी के अंदर विभिन्न प्रकार की चट्टानें समाहित हैं और चट्टानों के बीच में भी कुछ स्पेस यानी कुछ छिद्रीय दरारें होती हैं। यानी जैसे हम मान लीजिए एक गोला लें और एक गोले के अंदर हमने बजरी जो होती है, मोटी वाले कंकड़ पत्थर को डाल दें और उसमें ऊपर से कुछ ऐसा मलबा टाइप से डाल दें जो हमारा एक गोल गोला बन जाए। लेकिन हम देखेंगे जब पृथ्वी को अंदर से, उस गोले को अंदर से फाड़ के देखेंगे तो हमें लगेगा कि जहाँ पर हमारे पत्थर थे, विभिन्न चट्टानें थी, उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस हल्का सा छुपा रहता है। ठीक है, तो कंपन आता कैसे, बात ये चल रही है। देखिएगा, पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें हैं, विभिन्न प्रकार की जो परतें हैं, तो उनमें क्या होता है, आपस में पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उनमें संचलन होता है। अब पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं, पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाएं पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रियाएं कहते हैं। हम अगले चैप्टर में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि खनन के माध्यम से या हमने अभी जो हमने पहले पढ़ा परिवेदन क्षमताओं के माध्यम से हमने जान लिया है, क्योंकि मैंने पहले बताया नहीं था, लेकिन हाँ जान लिया है कि पृथ्वी के आंतरिक सतह में जाते हुए जब यहाँ से हम धरातल से पृथ्वी के अंदर की ओर जाते हैं, अंदर की ओर जाते हैं, केंद्र की ओर जाते हैं, तो पृथ्वी का
पृथ्वी के अंदर का तापमान जो है बढ़ता जाता है। ये महसूस किया गया है खनन और परिवेदन क्षमताओं के माध्यम से। और ज्वालामुखी की बात भी हमने की थी। ज्वालामुखी प्रक्रिया से क्या निकला था, मैंने बताया ताप लावा निकल रहा है, गर्म लावा निकल रहा है, गैसें निकल रही है, धूल निकल रही है, तो वो गर्म कैसे हुआ? तो सिंपल सी बात है, यानी अंदर कुछ ना कुछ ऐसी प्रक्रिया है जो उसको गर्म कर रही है। तो सेम कंडीशन यही है, यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई हो रही है कि पृथ्वी के अंदर जो तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ने से क्या होता है, पृथ्वी के अंदर ऊर्जा निकलने का प्रयास करती है। जो ऊर्जा उत्पन्न होती है तापमान बढ़ने से, तो वो ऊर्जा क्या होती है, विभिन्न पृथ्वी की दरारों से बाहर निकलने का प्रयास करती है। जिनकी चट्टानों की मैंने अभी बात की थी कि चट्टानों के बीच में थोड़ा स्पेस विन्यास रह जाता है, तो उस विन्यास से, उन चट्टानों से पृथ्वी के अंदर की जो ऊर्जा बाहर निकलने का प्रयास करती है और चट्टानों पर दबाव बनाती है। चट्टानें क्या होती है, दबाव के कारण एक दूसरे से विचलित होती हैं, विपरीत दिशा में जाती हैं। जब विपरीत दिशा में जाएंगी, मान लीजिए ये चट्टान है, दो चट्टानें हैं, ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, यहाँ से हमारी ऊर्जा निकलने का प्रयास कर रही है, तो ये चट्टान जो यहाँ किसी न किसी चट्टान के ऊपर जाने का प्रयास करेगी, चढ़ने का प्रयास करेगी, इसी प्रकार से चढ़ने का प्रयास करेगी, दबाव बनाएगी। दबाव के कारण क्या होता है, इसमें घर्षण होता है, घर्षण के बाद फिर ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऊर्जा का मान इतना बढ़ जाता है कि अचानक से ऊर्जा का मान इतना अधिक हो जाता है कि चट्टानें एक दूसरे के ऊपर एक तीव्र गति से और अचानक से खिसकती हैं, और खिसकने के साथ ऊर्जा निकलती है और कंपन, वो ऊर्जा क्या करती है, कंपन करती हुई बाहर को निकलती है। जब विस्फोट के तीव्र गति से चट्टानें एक दूसरे झगड़ा खाती हैं, जैसे मान लीजिए चट्टान है और हम इस पर दबाव लग रहा है, तो ये इस प्रकार से झटका से लगेगा, झटका लगेगा तो वो ऊर्जा भी उत्पन्न होगी। तो उस ऊर्जा और झटके से क्या होता है, पृथ्वी का धरातल पर ये ऊर्जा आ जाती है कंपन करती हुई, और पृथ्वी का धरातल कांपने लगता है। ये ऊर्जा आती कैसे है, ये तरंगों के माध्यम से आती है। कैसे आती है, तरंगों के माध्यम से। तो तरंगे क्या होती हैं, इसके बारे में हम आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। और आज तक की वीडियो में आपने यहाँ तक जान लिया है कि बेहतर में कंपन क्या होता है। अगली वीडियो में हम मिलेंगे, भूकंप की तरंगों से टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि भूकंप तरंगे क्या होती हैं और उनके प्रकारों के बारे में बात करेंगे, जो पृथ्वी की अप्रत्यक्ष स्रोत में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखते रहें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, क्योंकि आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले नए टॉपिक के साथ में, अगले इसके शेष टॉपिक के साथ में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।